परिवार परिवहन योजना, एक हैप्पी कार्ड हमने उनको दिया है। अरे जिसने बाजार में जाना है, कोई दवाई लेने के लिए जाना है या सामान लेने के लिए जाना है या कहीं उसने रिश्तेदारी के अंदर जाना है, तो भाइयों ये कार्ड 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों के बीच में बताते हुए अभी पिछले दिनों मैंने 100 गज के प्लाट वितरित करने का काम किया था। पूर्व की सरकार ने ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु हमने कार्यक्रम रख करके और अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे गरीब परिवारों को जो घूम रहे हैं, जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, उनको कागज भी देने का काम किया और प्लाट भी देने का, कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे 20,000 लोग थे। और हमने अभी एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, उस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए। जल्दी ही हमारी सरकार, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने इसके अंदर योजना बनाई है कि जो महाग्राम है उस महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों उसके कागज भी देंगे, उसका कब्जा भी देंगे। ये कार्य ये हमने शुरू कर दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना उसको भी लॉन्च किया और शहरों के अंदर हमने 30-30 गज के प्लाट लोगों को, गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है, ताकि वो अपना मकान उसके अंदर बना सके। ये भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमने जब योजना शुरू की तो 14 शहरों के लगभग 15,430 ऐसे परिवार थे जिनको हमने ये पत्र सौंपने का काम किया, ताकि वो उस प्लाट के अंदर अपना घर बना सके और आगे भी इसको देने का काम ये हमारी सरकार जारी रखेगी। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, अभी हमने पिछले दिनों श्रम विभाग का एक कार्यक्रम किया था, जींद के अंदर उस कार्यक्रम को किया था। उनकी बेटियों की कन्यादान की राशि और जो उन्होंने औजार लेने थे या मातृत्व जो शक्ति का उनका बेनिफिट था, ऐसे बेनिफिट देने का काम हमने जींद के अंदर 80 करोड़ रुपया जो उनका रुका हुआ था वो उनके खाते के अंदर पिछले दिनों पहुंचाने का काम किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमारे एससी समाज की बेटियां, हमने अभी ये निर्णय किया है सरकार ने, जो मेधावी छात्र योजना के तहत हमारी एससी समाज की बेटियां जिन्होंने हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनको हमने 1,11,000 रुपए की राशि से सम्मानित करने का काम इस योजना के माध्यम, मेधावी छात्र योजना के माध्यम से किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर घर नल, स्वच्छ जल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने देखा, हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर पर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। हमने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उससे निजात दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने घर बैठे ही व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन करके आ रहा है, आज उसको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। अभी मैंने कल ही चंडीगढ़ के अंदर, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर के ऊपर जो दुग्ध मुख्यमंत्री दुग्ध योजना उसके तहत कुछ लोगों की सब्सिडी रुकी हुई थी, उसका भी हमने 15 करोड़ 50 लाख रुपया कल जारी किया है, उनके खातों के अंदर पहुंचाया है। और जो अंत्योदय परिवार हैं उसके लिए भी हमने घोषणा की है कि अंत्योदय परिवार, उस दूध के ऊपर हम कमीशन देते हैं और उसको पहले 3 रुपया देते थे 1 लीटर के ऊपर, अब हमने 5 रुपया कमीशन देने का काम, ये उसको बढ़ाने का काम किया है, ताकि
वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। वो घर के अंदर पशुपालन करके, दूध का व्यवसाय करके वो आगे बढ़ सकता है। उसकी योजना हमने कल लॉन्च की है और उन लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज खुशी है, आज आप लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी योजना आज ये लॉन्च हुई है, क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इधर उधर की बात करते रहते हैं। हमने जो भी योजना लॉन्च की है उसको चालू भी हम ही ने किया है। लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आप कैथल से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं जनता के लिए की। खबरों में आगे बढ़ते बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या मंदिर में अब 3 रोबोटिक कैमरे लगाए जाएंगे। जी हां, अब अयोध्या मंदिर में 3 रोबोटिक कैमरे लगाए जाएंगे। तीनों पहर की आरती का इस दौरान लाइव प्रसारण होगा। सुबह, संध्या और शयन आरती का इस दौरान प्रसारण किया जाएगा। आरती के जरिए भी भक्त अब दर्शन कर सकेंगे। रोबोटिक कैमरों के लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। रामलला की श्रृंगार आरती का पहले ही प्रसारण हो रहा है। इस दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के निर्देश के बाद अब अयोध्या में 3 नए रोबोटिक कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अयोध्या मंदिर में अब 3 नए रोबोटिक्स कैमरे लगाए जाएंगे। तीनों पहर की आरती का लाइव प्रसारण भक्त देख सकेंगे, जिसके तहत भक्त रामलला के तीनों पहर दर्शन कर सकेंगे। अब बात यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं। सपा ने अपना दलित सियासत तेज कर दी है। उपचुनाव के पहले दलित कार्ड खेलने के मूड में दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। 17 अगस्त को रायबरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। दलित हत्या की जानकारी जुटाने के लिए ये प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचेगा। अर्जुन पासी की हत्या की जांच को लेकर ये दौरा है। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं उपचुनाव में सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने अपना दलित कार्ड चलना शुरू कर दिया है। उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी दलित कार्ड खेल रही है। 17 अगस्त को रायबरेली जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। दलित हत्या की जानकारी जुटाने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचेगा। अर्जुन पासी की हत्या की जांच को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचेगा। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। वक्फ बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड के जो बिल लेके आई है सरकार, सब पावर अपने पास रखना चाहती है और किसी के भी धर्म में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि सबको। उपचुनाव को देखते हुए यूपी में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब दलित सियासत की ओर रुख कर रही है। 17 अगस्त को रायबरेली पहुंचेगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 17 अगस्त को रायबरेली पहुंचेगा, अर्जुन पासी हत्याकांड मामले में यह दौरा होने वाला है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उपचुनाव होने हैं और यूपी में जो उपचुनाव होने हैं वो कहीं अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि राजनीति की जो सियासत है उसकी बिसात बिछाने के लिए हर पार्टियां जो है जाति समीकरण इकट्ठा करने में लग गई हैं। उसी के तहत देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मोहन लालगंज के जो सांसद आर.के. चौधरी हैं उनकी अध्यक्षता में रायबरेली में 4 दिन पहले हुए एक दलित हत्याकांड जो अर्जुन पासी था उसको बुलाकर गोली मार दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को अभी तक जेल भेज दिया है और पड़ताल में जुटी हुई। लेकिन
राजनीतिक समीकरण बिठाने के लिए और रायबरेली की राजनीति में अपनी सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। उसी के तहत देखा जा सकता है कि सांसद आर.के. चौधरी की अगुवाई में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल रायबरेली आएगा और अधिकारियों से मिलेगा और वहीं परिजनों से मिलकर पूरा जानकारी लेगा और वहीं जो भी परिजन है उनसे मिलकर उनसे कुशल क्षेम जानने का प्रयास। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला काफी सटीक साबित हुआ। मायावती का जो दलित वोट बैंक था वो इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। हालांकि अगर उपचुनाव की बात करें फिर से हमें वही मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। और अब की बार उपचुनाव का रण इसलिए भी खास क्योंकि मायावती की भी एंट्री है। तो क्या माना जाए, क्या दलितों को खींचने के लिए, दलितों को साधने के लिए यहां पर अखिलेश यादव का ये मास्टर स्ट्रोक? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जाति समीकरण बैठाने के लिए सारी पार्टियां अपनी बिसात बिछा रही हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि दलित समाज किसके साथ जाएगा। हालांकि दलित समाज को साधने के लिए ही रायबरेली में जब 4 दिन पहले अर्जुन पासी की एक हत्या हुई थी, आरोप लगाया है परिजनों ने कि घर बुलाकर उनकी हत्या की गई थी, जिसको लेकर रायबरेली पुलिस के द्वारा 6 आरोपियों को मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश में रायबरेली पुलिस जुटी हुई। लेकिन साफ तौर से इस पूरे मामले को देखा गया कि जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए परिवार से मिलने का प्रयास किया है और एक प्रतिनिधिमंडल अपना उसके घर भेज रहे हैं और अधिकारियों से भी बताया जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल मिलकर पूरी जानकारी लेगा। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक सियासत है वो रायबरेली के गलियारों में काफी तेज हो चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव से ही देखा जा रहा है कि रायबरेली जो रही है, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के द्वारा अपनी एक अलग बिसात बिछाने का प्रयास किया था, जिसके तहत अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी या जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक बड़ी जीत भी हासिल हुई थी। तो ऐसे में साफ तौर से चुनाव को देखते हुए अब यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तैयारियों में दूसरी तरफ जुटे हुए हैं। वहीं सोशल इंजीनियरिंग भी बैठाने में दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पदयात्रा की आज से शुरुआत हो रही है। लोगों से सीधा संवाद करेंगे इस दौरान मनीष सिसोदिया। बुधवार को होना था पदयात्रा का कार्यक्रम, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए इस कार्यक्रम को टाल दिया गया था। हालांकि आज अब इस पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मनीष सिसोदिया पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज से उनकी पदयात्रा शुरू हो रही है। हालांकि ये पदयात्रा बुधवार को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, उसको देखते हुए पदयात्रा के कार्यक्रम को टाल दिया गया। हालांकि अब आज से इस पदयात्रा की शुरुआत हो रही है। इस दौरान आपको बता दें कि पदयात्रा के माध्यम से मनीष सिसोदिया लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। वहीं चुनाव आयोग आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की जा रही है। इस बीच सबकी नजरें यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी रहेंगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा भी किया था, इसलिए इस बात के कयास है कि आयोग जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। उधर यूपी में भी उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है।
बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत वरिष्ठ नेताओं को 2-2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं सपा ने भी 6 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। उधर कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। बसपा भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के एशियाई फर्टिलाइजर की जहरीली गैस की वजह से 10 किलोमीटर की दूरी तक ग्रामीण परेशान है। एशियाई फर्टिलाइजर की जो जहरीली गैस की पाइप फटने के कारण सभी परेशान हैं। आए दिन इससे हजारों की संख्या में जानवर मर रहे हैं। इलाके के हरे भरे पेड़ पौधे भी जहरीली गैस से प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि स्टैंड फर्टिलाइजर स्टेट की पाइप फटने के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। मामले पर तहकीकात करने के लिए एसडीएम चौराचौरी पहुंचे हैं और इस दौरान पुलिस और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। गोरखपुर से ये पूरी खबर, जहां गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील का ये मामला, जहां जहरीली गैस से ग्रामीण परेशान है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।